हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैंने मेरे पिछले लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था अबाउट बेसिक्स ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट। नाउ मूविंग फर्दर एंड कंटिन्यूइंग द टॉपिक, आई एम नाउ स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन पार्ट ऑफ इट। सामान्यतः आप देखते हैं कि किसी भी एक्ट के सेक्शन 2 में डेफिनेशंस होती हैं, लेकिन जो जनरल क्लॉज एक्ट है उसका जो सेक्शन 2 है वो रिपील्ड है, डिलीटेड है, और अब सेक्शन 3 जो है उसके अंदर डेफिनेशंस दे रखी हैं। इज इट राइट? तो हमें क्या स्टार्ट करना है? हमारा अगला कंटेंट दैट इज अबाउट सेक्शन 3। आपको कुछ डेफिनेशंस इसमें से याद करनी रहेंगी, तो देखते हैं क्या क्या डेफिनेशंस हैं। और डिस्कशन में सबसे पहली डेफिनेशन जो आती है वो है एक्ट। सो व्हाट इज एक्ट इन जनरल? आप एक्ट का मतलब कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट तो नहीं समझ रहे हैं। यहाँ पे एक्ट कानून, विधान, लॉ वो वाला एक्ट नहीं है, राइट? यहाँ पे एक्ट का मतलब एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग वाला एक्ट है, राइट? कोई सी चीज करना, है ना? तो एक्ट को कैसे डिफाइन किया गया है जनरल क्लॉज एक्ट में? देखें, लिखा है एक्ट यूज्ड विथ रेफरेंस टू ऑफेंस और सिविल रॉन्ग। जब भी सिविल रॉन्ग या ऑफेंस से रिलेटेड ये टर्म यूज किया गया हो तो शैल मीन, असेंशियली शैल इंक्लूड। इसका देखिए, आप मीन की जगह इंक्लूड आया, यानी कि कौन सी डेफिनेशन है? इंक्लूसिव। क्या शामिल हो जाएगा एक्ट में? यानी इन जनरल आप जो एक्ट को समझते हैं उसमें और क्या इंक्लूड हो जाएगा? सीरीज ऑफ एक्ट्स एंड words which refer to acts done extend also to illegal omissions। तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। पहली चीज एक्ट, दूसरी चीज इंक्लूसिव डेफिनेशन, सीरीज ऑफ एक्ट्स इसमें आएंगे, एज वेल एज इलीगल ओमिशन। जो कार्य करना था नहीं किया वो भी एक एक्ट है। इज इट राइट? थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे हमारे स्टडी मटेरियल के अंदर इस डेफिनेशन के बाद कुछ भी इंटरप्रिटेशन या एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा है, राइट? सो मेरे पास जो पर्टिकुलरली मटेरियल है दैट इज मार्च 2019, राइट? इस स्टडी मटेरियल में कुछ भी नहीं दे रखा है, लेकिन डेफिनेशन को हम इंटरप्रेट करते हैं। सबसे पहली बात, जो इंडियन पिनल कोड है उसके सेक्शन 32 और सेक्शन 33 से प्रभावित ये डेफिनेशन है, वहां से ली गई है, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट बात, इलीगल ओमिशंस इसमें शामिल होंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, इलीगल ओमिशंस भी एक्ट है। यानी जो कार्य आपको करना था लेकिन आपने नहीं किया वो भी एक एक्ट है, राइट? कुछ कार्य करना था आपने किया वो तो एक्ट है, लेकिन जो जानबूझ के नहीं किया वो भी एक एक्ट है आपका, राइट? दूसरी बात, इसमें बोला गया कि इसमें सीरीज ऑफ एक्ट्स आ जाएंगे, राइट? एक्ट में सीरीज ऑफ एक्ट्स भी शामिल होंगे। क्या मामला है समझते हैं। मिस्टर पिंटो से आपकी लड़ाई हो गई, राइट? आपने मिस्टर पिंटो को किडनैप किया, उसको बंदी बनाया, एक रूम में बंद कर दिया। रोज थोड़ी थोड़ी देर बाद आते थे, आप उसको मारते थे, पीटते थे, राइट? उसके बाद आपने उसे खाना भी नहीं दिया और कुछ टाइम बाद वो सीवियरली इल हो गया। अब आप देखिए, आपने उसको किडनैप किया, ये एक एक्ट था। उसे बंदी बनाया, एक एक्ट हो गया। उसे मारा, एक एक्ट हो गया, राइट? लेकिन आप देखें ये सीरीज ऑफ एक्ट्स हो रहे हैं, है ना? तो आपने जो किया वो एक एक्ट है, इस डेफिनेशन में कवर हो गया, राइट? तो एक्ट शैल इंक्लूड सीरीज ऑफ एक्ट्स and it also include illegal omissions. What you have done is not supply him with food at the proper times. ऐसे केस में not supplying the food is omission, right? और ये भी एक्ट की डेफिनेशन में शामिल हो जाएगा। तो ऐसे केस में एक्ट की ये जो डेफिनेशन है, मैंने आपको बताया इंडियन पेनल कोड से ली गई है।
बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये डेफिनेशन सिविल रॉन्ग्स पे भी लगती है और क्रिमिनल रॉन्ग्स यानी क्राइम्स पे भी लगती है। एक्ट में इन्होंने सीरीज ऑफ एक्ट्स को इंक्लूड किया है। सीरीज ऑफ एक्ट के अलावा इलीगल ओमिशंस को भी इंक्लूड किया है। याद रखिएगा, अगर कोई कार्य इलीगल ओमिट नहीं होता है, लीगली ओमिट होता है, तो वो यहां पे नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इट डज नॉट इंक्लूड एन ओमिशन विच इज लीगल और विच इज नॉट इलीगल, राइट। सिर्फ और सिर्फ जो चीज इंक्लूड की गई है वो है इलीगल ओमिशंस, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है? एक्ट यूज्ड विथ रेफरेंस टू एन ऑफेंस और सिविल रॉन्ग। मैंने बताया क्रिमिनल रॉन्ग हो या सिविल रॉन्ग हो, दोनों यहां पे आ जाएंगे, दोनों के लिए डेफिनेशन है। तो एक्ट as far as civil wrong and criminal wrongs are concerned includes series of acts and it also includes illegal omissions, right। तो बच्चों आप सब लोग ये एग्जाम्पल भी लिख लें जो मैंने आपको बताया था, ये भी लिख लें कि इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 32 33 से ली गई ये डेफिनेशन है। इज इट राइट? तो ये थी पहली डेफिनेशन जनरल क्लॉज एक्ट 1897 की, राइट। अगली डेफिनेशन देखिए, दैट इज एफिडेविट। इन जनरल हम जानते हैं एफिडेविट क्या? शपथ पत्र। अब कैसे जनरल क्लॉज एक्ट में डिफाइन किया गया है ये देखें। एफिडेविट शैल इंक्लूड, अगेन इंक्लूसिव डेफिनेशन है, अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन। आप कोई चीज अफर्म करें, सहमति दें, डिक्लेरेशन डिक्लेयर करें, तो वो भी एफिडेविट में आ जाएगा। इन केस ऑफ पर्सन बाय लॉ अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर, अगर आपको अलाउ किया गया टू अफर्म और टू डिक्लेयर, देन द डिक्लेरेशन और अफर्मेशन इज इंक्लूडेड इन द वर्ड एफिडेविट इंस्टीड ऑफ स्वेयरिंग। तो भले चाहे आप स्वेयर ना करें, बट देन टू वो अफर्मेशन और वो डिक्लेरेशन भी एफिडेविट कहलाएगा। अब बच्चों मामला ये है कि एफिडेविट इन जनरल वी नो शपथ पत्र को बोलते हैं, है ना। आई स्वेयर दैट, मैं शपथ लेता हूं कि ऐसी लैंग्वेज आती है। पर क्या ये जो जनरल क्लॉज एक्ट की डेफिनेशन है, राइट, इस डेफिनेशन में लिखा है इंस्टीड ऑफ स्वेयरिंग इफ यू अफर्म और डिक्लेयर एनीथिंग देन दैट इज आल्सो एफिडेविट। जो लॉ कमीशन है उसने क्रिटिसाइज किया है इस डेफिनेशन को, इस डेफिनेशन को इनएक्यूरेट बताया है। अगेन मैं आपको बता दूं, हमारे स्टडी मटेरियल में अभी ऐसी कोई बात इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन कभी भी कोर्ट ऑफ लॉ एफिडेविट को वैलिड तब मानती है व्हेन देयर इज स्वेयरिंग, देयर मस्ट बी सॉन अबाउट समथिंग, कोई शपथ ली गई हो तभी वो वैलिड एफिडेविट माना जाता है बच्चों। कभी भी कोई जुडिशियल ऑफिसर सिर्फ और सिर्फ किसी चीज को अटेस्ट कर दे तो वो अटेस्टेड डॉक्यूमेंटेशन तो हो सकता है, लेकिन वो कभी भी एफिडेविट नहीं हो सकता, रीजन स्वेयरिंग नहीं है, राइट। तो लॉ कमीशन ने क्रिटिसाइज किया और ये बोला कि अगर इसी जनरल क्लॉज एक्ट की आप आगे एक ओथ नाम से डेफिनेशन है, ओथ, तो आप अगर वर्ड अफर्मेशन लिख रहे हैं तो ये तो सेम ओथ जैसा हो गया, लेकिन ओथ और एफिडेविट दोनों अलग चीजें होती हैं, राइट। तो लॉ कमीशन ने बोला whenever there is a written statement which is made on oath then it becomes affidavit, that is to say an affirmation or oath is not affidavit in itself। तो लॉ कमीशन ये चाहता है कि इस डेफिनेशन को सुधारा जाए और लॉ कमीशन ने डेफिनेशन प्रपोज भी की है। लॉ कमीशन ने बोला है एन एफिडेविट shall mean a statement in writing purporting to be made purporting to be a statement of fact signed by the person making it and confirmed by him by oath।
राइट। तो ये डेफिनेशन दी है, हमें कोई ये डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है जो लॉ कमीशन ने बोला है। अभी तो आपको बीइंग सीए स्टूडेंट कौन सी डेफिनेशन याद करनी है, जो हमारे मॉड्यूल में दे रखी है या जो जनरल क्लॉज एक्ट का पार्ट है, दैट इज द ओनली डेफिनेशन यू नीड टू लर्न। आपको ये भी नहीं बोलना है कि इसे क्रिटिसाइज किया गया है लॉ कमीशन द्वारा, नई डेफिनेशन सजेस्टेड है, नो नीड। इज इट राइट? आप तो सिर्फ जो बेसिक पार्ट है ना इसका, जो बेयर लॉ की डेफिनेशन है उसे याद कर लीजिए। तो क्या कहा गया है यहाँ पे, एफिडेविट शेल इंक्लूड अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन इन केस of a person by law allowed to affirm or declare instead of swearing, right? तो ये डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, याद करनी है। जो क्रिटिसाइज मैंने किया है इसको क्रिटिसाइजेशन आपको नहीं लिखना है अबाउट लॉ कमीशन, कोई भी आपको रेफरेंस नहीं देना है, राइट? सिर्फ डेफिनेशन बेयर लॉ याद करना है एग्जाम के लिए। डन? देन next one is the definition about central law. Again this is the definition which is read only memory, ROM है, आपको याद नहीं करनी है कि सेंट्रल लॉ क्या। लेकिन मैंने आपको बताया था सेंट्रल एक्ट पे ही जनरल क्लॉज एक्ट लगता है, उसके अलावा स्टेट लॉज पे ये एक्ट नहीं लगता है। सेंट्रल लॉ के इंटरप्रिटेशन में ही ये काम में आता है, राइट? बट कैसे ये डिफाइन किया गया है आप देखें, सेंट्रल एक्ट shall mean एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। आप देखें एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर जो है स्टेट लेजिस्लेचर, वो तो स्टेट एक्ट हो जाएगा ना, तो वो कभी भी क्या नहीं बन पाएगा, सेंट्रल एक्ट। तो सेंट्रल एक्ट वो एक्ट होगा जो पार्लियामेंट से पास होके आया। इज इट राइट? तो आपको क्या याद रखना है, सेंट्रल एक्ट शेल मींस एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, नॉट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन मैंने बताया बच्चों कि जब इंडिपेंडेंट इंडिया नहीं था, हमारा खुद का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, उस समय भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, राइट? तो पुराने लॉस हैं हमारे इंडिया में। ऐसे केस में जब हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तब भी तो सेंट्रल लॉस थे। तो आगे डेफिनेशन देखिए, एंड शैल इंक्लूड, इसमें और क्या इंक्लूड हो जाएगा, एन एक्ट ऑफ द डोमिनियन legislature or of Indian legislature passed before commencement of constitution। 1950 से पहले भी तो एक्ट बने थे ना, जब हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, हमारे पार्लियामेंट से एक्ट पास नहीं हुआ था। तो क्या लिखा हुआ है कि डोमिनियन लेजिस्लेचर या इंडियन लेजिस्लेचर से यदि कोई एक्ट पास हुआ बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तब भी वो सेंट्रल लॉ होगा। आगे देखें, एंड एक्ट मेड बिफोर सच कमेंसमेंट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले बाय द गवर्नर जनरल इन काउंसिल और गवर्नर जनरल एक्टिंग इन अ लेजिस्लेटिव कैपेसिटी, यानी जिस गवर्नर के पास ये पावर्स थे, जिनका रूल था यहाँ पे, उन्होंने लेजिस्लेटिव कैपेसिटी में कोई लॉ बनाया जो पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल एक्ट। तो सेंट्रल एक्ट का मेन मीनिंग देखें आज की तारीख में तो क्या है, एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट से पास हो गया है। स्टेट लेजिस्लेचर वाले क्या हो जाएंगे, स्टेट लॉज हो जाएंगे, जिन पे ये सेंट्रल जनरल क्लॉज एक्ट नहीं लगता है, उन पे क्या लगता है, स्टेट जनरल क्लॉज एक्ट, उनके इंटरप्रिटेशन के लिए, राइट? मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। अब अगली डेफिनेशन, दैट इज अबाउट कमेंसमेंट। तो बहुत बार हमने देखा है कि ये एक्ट जो है ये कब से कमेंस होगा, तो हर एक्ट के सेक्शन 1 में क्या होता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। तो उस कमेंसमेंट की ये बात कर रहे हैं, राइट? तो कमेंसमेंट जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, लिखा है कमेंसमेंट यूज्ड विथ रेफरेंस टू एन एक्ट और रेगुलेशन, किसी भी एक्ट या रेगुलेशन के संदर्भ में कमेंसमेंट का क्या मतलब, शेल मीन, मीन्स आया है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, द डे ऑन विच द एक्ट और रेगुलेशन कम्स इनटू फोर्स। तो जब वो रेगुलेशन या एक्ट जो है वो ऑपरेशन में आ जाए, फोर्स में आ जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कमेंसमेंट। इज इट राइट? ये डेफिनेशन आपको याद करनी है।
अब मुद्दा ये आता है कि कब से इन जनरल कोई सा भी एक्ट कमेंस होता है, राइट? तो याद रखिएगा आप, जो भी उसके ऑपरेशन की इमीडिएटली प्रिसीडिंग डेट है, वो डेट जैसे ही एक्सपायर हो वैसे ही एक्ट क्या हो जाएगा, कमेंस हो जाएगा, राइट? मैं वापस बता रहा हूं, कोई सा भी एक्ट उसके ऑपरेशन की जो डेट है उसके जस्ट प्रीवियस डे जब एक्सपायर हो जाएगा तो फिर वो एक्ट कमेंस हो जाएगा। नाउ अब दो बातें यहां पे आती हैं। सबसे पहली बात, जब भी कोई एक्ट बना और वो किसी फ्यूचर डेट से ऑपरेशन में आने वाला हो, तो ऐसे केस में लॉ खुद स्पेसिफाई करता है कि द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शेल कमेंस फ्रॉम, और उसके बाद एक डेट दे दी, से फॉर एग्जांपल 17th ऑफ अगस्त। तो अब ऐसे केस में वो जो एक्ट है भले आज बन गया, आज पार्लियामेंट से पास होके आ गया, लेकिन उसमें डेट क्या बताई, कमेंस कब से होगा, 17th ऑफ अगस्त, तो उसी डेट से होगा। लेकिन अगर कोई डेट स्पेसिफाई नहीं की गई है तो ऐसे केस में वो इमीडिएटली ऑपरेशन में आ जाता है। कब आ जाता है, इमीडिएटली ऑपरेशन में आ जाता है, राइट? यानी जिस समय नोटिफिकेशन आया उसका कि ये एक्ट बन चुका है ऑफिशियल गजट में, उसी टाइम से वो ऑपरेशन में आ जाएगा। अदरवाइज कोई फ्यूचर डेट बताई कि इस डेट से ऑपरेशन में आएगा तो उस डेट से वो कमेंस हो जाएगा, राइट? सो दैट वाज अबाउट कमेंसमेंट। आगे आते हैं अगली डेफिनेशन। अगली डेफिनेशन जो है डॉक्यूमेंट है। इस डेफिनेशन को मैंने आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज में पढ़ाया था, और हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू में डीड, इंस्ट्रूमेंट, डॉक्यूमेंट इनकी डेफिनेशन पढ़ी थी, और उसके बाद डीड्स के इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड प्रोविजंस पढ़े थे। अब बच्चों हम डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन देखते हैं जनरल क्लॉज एक्ट में क्या दे रखी है। तो डॉक्यूमेंट शेल इंक्लूड एनी मैटर रिटन, expressed or described upon any substance by means of letters, figures, marks, or combination of them, which is intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter. आपको याद हो तो यही डेफिनेशन हमने वहां पे भी पढ़ी थी। अब जब हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज पढ़ते हैं, तब जब हमने डेफिनेशन देखी तो वो डेफिनेशन दे रखी थी सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की। आपको याद होगा, आपकी कॉपी में भी लिखा होगा सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, और सेम वैसी की वैसी डेफिनेशन आप देखें जनरल क्लॉज एक्ट के भी सेक्शन 3 में है। यानी जो सेक्शन 3 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसमें जो डेफिनेशन दे रखी थी वही डेफिनेशन यहाँ पे जनरल क्लॉज एक्ट में आ गई है। वहां पे भी मैटर था, वहां पे भी सब्सटेंस था, उसकी रिकॉर्डिंग हुई थी और किसी मींस से रिकॉर्डिंग हुई थी, राइट? यहाँ पे भी सेम वही चीजें हैं। मैंने इंटरप्रिटेशन में 4 एलिमेंट्स बताए थे आपको, वही 4 एलिमेंट्स यहाँ पे भी हैं। पर बच्चों अगेन एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि लॉ कमीशन इस डेफिनेशन को भी क्रिटिसाइज करती है, राइट? ये जो मैं एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ कि लॉ कमीशन ने क्रिटिसाइज किया है इसको, आपको ये सब एग्जाम में नहीं लिखनी है, लेकिन क्या लेकुना है, क्या दिक्कत है इस डेफिनेशन में, वो हमें समझना पड़ेगा। तो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं और लॉ कमीशन है, उनका ये कहना है कि जब आप केयरफुली इस डेफिनेशन को पढ़ते हो तो लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट यानी मैटर, वो मैटर भले लिखा गया हो या एक्सप्रेस किया गया हो किसी सब्सटेंस पे, और सब्सटेंस पे जब उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो एक्सप्रेशन भले चाहे लेटर से है, फिगर से है, मार्क्स से है, या उनके कॉम्बिनेशन से है, राइट? मैंने आपको मेरी इंटरप्रिटेशन वाली लेक्चर में बताया था कि वो शाहरुख खान साहब ने ऐश्वर्या राय को मोहब्बतें मूवी में एक सूखे हुए पत्ते पे एक फिगर बना के अपने जो इमोशंस हैं वो एक्सप्रेस किए थे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की थी। तो वो पत्ता जो था वो एक सब्सटेंस था, राइट? और उस पे मैटर लिखा गया by means of figures, and then which is intended to be used for the purpose of recording the matter.
अब बच्चों आप देखें, डॉक्यूमेंट शेल इंक्लूड एनी मैटर ऐसा लिखा हुआ है, यानी डॉक्यूमेंट वो मैटर है जो लिखा गया है किसी सब्सटेंस पे बाय मींस ऑफ लेटर्स और फिगर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ देम, and which is intended to be used for the purpose of recording that matter. लॉ कमीशन का ये कहना है कि डॉक्यूमेंट कभी भी मैटर नहीं होता है, जबकि यहाँ पे डिफाइन कैसे किया है, डॉक्यूमेंट वो मैटर है जो एक्सप्रेस्ड है किसी सब्सटेंस पे बाय मींस ऑफ लेटर्स, वर्ड्स, फिगर्स, ड्राइंग्स, स्केचेस और कॉम्बिनेशन ऑफ देम। मैंने एक और एग्जांपल दिया था इंटरप्रिटेशन में जब मैं डॉक्यूमेंट डिफाइन कर रहा था कि आपके घर का जो मैप बना हुआ है, दैट ड्राइंग इज आल्सो अ डॉक्यूमेंट। लेकिन बच्चों यहाँ डेफिनेशन देखिए आप, मैटर को डॉक्यूमेंट बोला गया है, जबकि लॉ कमीशन का ये कहना है कि जिस सब्सटेंस पे मैटर को रिकॉर्ड किया गया है वो सब्सटेंस जो है वो सब्सटेंस होता है डॉक्यूमेंट। आपके घर की रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री पे जो मैटर लिखा हुआ है वो मैटर आपके लिए डॉक्यूमेंट है कि वो जो रजिस्ट्री पेपर पे की हुई है, पेपर है, स्टाम्प पेपर है सपोज, दैट इज डॉक्यूमेंट। तो ध्यान दीजिएगा आप, जो सब्सटेंस होता है वो मैटर होता है, इज इट राइट? लॉ कमीशन क्रिटिसाइज करती है इस डेफिनेशन को और उन्होंने नई डेफिनेशन भी सजेस्ट की है, द डॉक्यूमेंट शैल इंक्लूड एनी सब्सटेंस having a matter written, expressed or described upon it, whether by means of letters, figures, marks, drawings, sketches, or one or more of those means which is intended to be used for the purpose of recording that matter। यानी उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि डॉक्यूमेंट जो है that is a substance on which a matter is recorded। तो ज्यादा सही डेफिनेशन तो यही लगती है जो लॉ कमीशन ने सजेस्ट की है, प्रपोज्ड चेंजेस हैं, लेकिन हमें तो बेयर लॉ की डेफिनेशन याद करनी है जैसे कि हमारे स्टडी मटेरियल में दे रखी है और जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है। सो डॉक्यूमेंट शैल इंक्लूड एनी मैटर written, expressed or described upon any substance, whether by means of letters, figures, marks, or one or more of those which is intended to be used for the purpose of recording that matter। Is it right? अब डॉक्यूमेंट के बाद अगली डेफिनेशन, फाइनेंशियल ईयर। बहुत आसान सी डेफिनेशन है, आप सब लोगों को पता है फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो फाइनेंशियल ईयर ऐसा ईयर जो कहां से कमेंस हो, 1 अप्रैल से, और कहां जाके खत्म हो जाए 31 मार्च पे। तो फाइनेंशियल ईयर शेल मींस लिखा हुआ है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, इसके अलावा कुछ इंक्लूड नहीं होगा। द ईयर कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। तो एज अगेंस्ट दिस कैलेंडर ईयर क्या होता है, जो कमेंस होता है 1 जनवरी से, एंड होता है दिसंबर पे। इज इट राइट? तो अब ऐसे केस में फाइनेंशियल ईयर को अलग से इन्होंने डिफाइन किया है। रीजन बच्चों, जब भी सिर्फ ईयर वर्ड लिखा रहता है ना, तो ईयर को हम कैलेंडर ईयर मानते हैं सेंट्रल लॉस में। आप याद करें सेक्शन 96 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें लिखा हुआ था हर साल में एक बार मीटिंग होनी चाहिए। तो वहां पे ईयर का मतलब हमने कैलेंडर ईयर लिया था, जैसा कि हमें जनरल क्लॉज एक्ट बताता है। मैंने आपको बताया था सेंट्रल लॉज के इंटरप्रिटेशन में हमें ये जनरल क्लॉज एक्ट काम में आता है। इज इट राइट? तो बच्चों यहाँ तक की डेफिनेशंस आप पढ़ें, याद करें, कंप्लीट करें कॉपी को। फिर फर्दर मैं अगले वीडियो में आगे की डेफिनेशंस आपसे डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आपको अच्छे से यहाँ तक कॉपी भी कंप्लीट करना है, अच्छे से याद भी करते जाइए बच्चों। थैंक यू।